एंड वेलकम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो स्वागत है आपका हमारे नए वीडियो में और हमारे चैनल द मैसॉन्स में। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की सीरीज चल रही है और आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर के आए हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, जिसे हम कहते हैं गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम या गॉस लॉ एक ऐसा टॉपिक है जिससे हर साल नीट हो या जेई हो या बोर्ड एग्जामिनेशन हो, हर जगह पर सवाल पूछे जाते हैं। गॉस थ्योरम एक बेहद इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जिसको हम कोशिश करेंगे कि आपको पूरे फील की तरह समझा पाए, फील देकर के समझा पाए। तो स्टार्ट करते हैं हम गॉस थ्योरम। देखो बेटा, गॉस थ्योरम को स्टार्ट करने से पहले ना आपको एक बात समझ में आनी चाहिए कि ये फ्लक्स क्या चीज होती है। गॉस थ्योरम इज ऑल अबाउट कैलकुलेशन ऑफ टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, कि किसी भी चार्ज पार्टिकल से टोटल फ्लक्स कितना निकल रहा है। लेकिन ये सब बकवास करने से पहले मैं एक बात थोड़ा कर लूं कि आप ये बताइए फ्लक्स क्या होता है। व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो वैसे तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स को भी छोड़ दो, जनरल वर्ड अगर मैं बताऊं फ्लक्स का, तो फ्लक्स का जनरल मतलब होता है कि किसी भी गिवन एरिया से, कोई इमेजिनरी एरिया हो सकता है या कोई रियल एरिया हो सकता है, उस एरिया से कोई भी चीज कितने अमाउंट में पास हो रही है, दैट इज कॉल्ड एज फ्लक्स ऑफ दैट क्वांटिटी जो पास हो रही है। एग्जांपल के तौर पे अगर हम एक पानी का पाइप लें तो पानी के पाइप की जो ओपनिंग होती है वो सर्कुलर क्रॉस सेक्शन एरिया होता है। उस एरिया से जितना पानी पास हो रहा है ना, दैट इज कॉल्ड एज वाटर फ्लक्स। दैट है, इसको स्पीड ऑफ ई फ्लक्स भी कहते थे। फ्लूइड मैकेनिक्स क्लास 11th में टॉर्सलीज थ्योरम में आप लोगों ने इस बात को पढ़ा था, ठीक है ना। स्पीड ऑफ ई फ्लक्स मतलब एक पर्टिकुलर गिवन क्रॉस सेक्शन एरिया से कितनी चीज पास हो रही है, ठीक है ना। जैसे इस वक्त मैं बात करूं कि मेरा इस कमरे के अंदर जिसमें मैं वीडियो शूट कर रहा हूं, इसमें लाइट जल रही है, लाइट का सोर्स है। जैसे मेरे सामने यहाँ पर एक लाइट का सोर्स है, ठीक है। और अगर मैं ऐसे इमेजिनरी अपना हाथ करूं, ऐसे एक इमेजिनरी एरिया बना लूं, ठीक है, तो इस एरिया से जितना लाइट की इंटेंसिटी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी जितना पास हो रही है, इसको हम कहेंगे इस एरिया से पास होने वाला ल्यूमिनस फ्लक्स, ठीक है। वैसे तो लाइट पूरे 3 डायमेंशनल स्पेस में हर जगह ट्रैवल कर रही है, ठीक है ना, लेकिन एक गिवन एरिया से कितने अमाउंट में पास हो रही है, दैट इज कॉल्ड एज ल्यूमिनस फ्लक्स। उसी तरीके से आपको पता है कि एक चार्ज पार्टिकल अगर हमारे पास है, तो ये चार्ज पार्टिकल क्या करता है, अपने चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर क्या होती है, एनर्जी होती है। अगर आप लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड का कांसेप्ट नहीं आता तो आप मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड की वीडियो जरूर देखिएगा, बट फिलहाल के लिए अगर आपको समझ में आती है बात तो आप समझिए, चार्ज पार्टिकल फील्ड क्रिएट करता है और फील्ड के अंदर क्या होती है, एनर्जी होती है, ठीक है ना। अब वो एनर्जी, जैसे एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है तो इसकी फील्ड चारों तरफ 3 डायमेंशनल स्पेस में होगी, जिसको हम फील्ड लाइन से दिखाते हैं। फील्ड लाइन रियल में कुछ नहीं होती, बस एक इमेजिनरी चीज है बेटा ये, ठीक है ना। फील्ड लाइन से एक इमेजिनरी चीज है दिखाने के लिए कि चारों तरफ फील्ड है, और पॉजिटिव चार्ज है तो फील्ड का डायरेक्शन आउटवर्ड है, ठीक है ना। खैर, अगर मैं इस फील्ड में गिवन इमेजिनरी एरिया ले लूं, ये एरिया को कैलकुलेट करूं, ये एक गिवन इमेजिनरी एरिया ले लूं, तो इस एरिया से कितनी फील्ड पास हुई है, द अमाउंट ऑफ फील्ड पासिंग परपेंडिकुलर टू दिस एरिया। नाउ व्हाई आई एम टॉकिंग परपेंडिकुलर, अभी आपको जस्ट 2 मिनट में बात समझ में आएगी। जितनी फील्ड इस एरिया से पास हुई है, दैट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। फाई ई से डिनोट किया जाता है इस वर्ड को, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू दिस एरिया, यानी फ्लक्स लिंक्ड थ्रू दिस एरिया। अब बात आती है इसको कैलकुलेट कैसे करना है, हाउ डू यू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो देखो, इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसी भी एरिया से कैलकुलेट करने के लिए आपको समझ में आना चाहिए कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स किन चीजों पर डिपेंड करता है। तो देखो बेटा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑब्वियस सी बात है, जैसे मैंने कहा ल्यूमिनस फ्लक्स, ये देखो मैंने हाथ ऐसे इमेजिनरी हाथ किया, यहां से लाइट आ रही है, तो ये जो लाइट यहां से कितनी इंटेंसिटी पास हो रही है, डिपेंड करेगा नंबर 1 पे कि ये जो सोर्स है, जो लाइट का सोर्स है, उससे जो लाइट आ रही है उसकी इंटेंसिटी क्या है। जैसे एग्जांपल के तौर पे यहां पर जो एक रिंग लाइट लगी है, उसकी लाइट की इंटेंसिटी ज्यादा है, और इसी कमरे में एक ट्यूब लाइट है, उसकी लाइट की इंटेंसिटी कम है, तो दोनों सोर्स की इंटेंसिटी कम है। तो जिसकी इंटेंसिटी ज्यादा होगी उससे ज्यादा फील्ड पास होगी, ज्यादा एनर्जी पास होगी, क्योंकि ज्यादा इंटेंसिटी मतलब ज्यादा एनर्जी। इंटेंसिटी का फॉर्मूला आपको पता है, इंटेंसिटी ऑफ एनीथिंग इज एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, राइट। तो अगर ज्यादा इंटेंस लाइट आ रही है, ज्यादा ब्राइट लाइट आ रही है, इसका मतलब यह है कि ज्यादा एनर्जी पास हो रही है, इंटेंसिटी ज्यादा है। समझ में आया कि नहीं आया। तो ज्यादा फ्लक्स भी हो जाएगा, क्योंकि फ्लक्स क्या होता है, गिवन एरिया से पास होने वाली कोई भी चीज, ठीक है ना। तो जाहिर सी बात है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो फ्लक्स है वो डायरेक्टली डिपेंड करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी पर, यानी ई वेक्टर पर डायरेक्टली डिपेंड करेगा। अब यहां से मैं तुमको डायरेक्शन की जो बात कर रहा था मैं वो भी समझा देता हूं, ठीक है। मान लो बेटा, ये हमारे पास एक गिवन एरिया है और इलेक्ट्रिक फील्ड इस एरिया से ऐसे, ये ऐसे 3 डायमेंशनल सर्कुलर एरिया है और इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे पास हो रही है, दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ई, ठीक है। लेट अस से हॉरिजॉन्टल से एट एन एंगल थीटा। अब आप लोगों को पता है जब हम फ्लक्स की बात करते हैं तो फ्लक्स का मतलब होता है इस एरिया से कितनी लाइन, जैसे यहां से ना, जैसे ये है, यहां से कितनी लाइन ऐसे ऐसे पास हो रही है, निकल रही है, ठीक है ना। अब अगर कोई लाइट ऐसे तिरछी निकल रही है, तिरछी, तो इसके 2 कंपोनेंट होंगे, राइट। 2 कंपोनेंट होंगे, एक कंपोनेंट जो एरिया, इस एरिया के परपेंडिकुलर, दिस इज ई कॉस थीटा,
एंड एक इसके टेंजेंट के अलॉन्ग निकलेगी जो कि ई साइन थीटा होगी। अब अगर तुमको फ्लक्स अभी तक समझ में आया है तो तुम बताओ कि कौन सा कंपोनेंट है जो फ्लक्स को कंस्टिट्यूट करेगा, ई कॉस थीटा या ई साइन थीटा। ई साइन थीटा देखो इसको पार नहीं कर रही, वो इसको टच करके निकल रहा है, यानी टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कभी भी फ्लक्स में काउंट नहीं किया जाता। हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड का वो कंपोनेंट काउंट किया जाता है जो एरिया, जो सरफेस है उसके परपेंडिकुलर हो, ठीक है ना। जो सरफेस, जो एरिया सरफेस है आपकी, उसके परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट आपको लेना है। हाँ, अगर मान लीजिए पूरा एरिया के इलेक्ट्रिक फील्ड पूरी ऐसे ही है, एरिया के परपेंडिकुलर है, तो पूरी की पूरी ई जो है दैट विल कंस्टिट्यूट इनटू द इलेक्ट्रिक फ्लक्स। और अगर नहीं, ई किसी एंगल पर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वो कंपोनेंट जो सरफेस के परपेंडिकुलर है, दिस विल फॉर्म द इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब इसकी वैल्यू जितनी ज्यादा होगी उतना ज्यादा फ्लक्स होगा। पानी के पाइप से जितना ज्यादा पानी निकलेगा क्रॉस सेक्शन से उतना ज्यादा फ्लक्स होगा। आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी, ठीक है ना। दूसरा पॉइंट जिस पर हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिपेंड करता है वो है ऑब्वियसली सर खुद ये जो आपने एरिया इमेजिन किया इसके ऊपर डिपेंड करता है। यानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है फाई, दिस डिपेंड्स ऑन द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पर भी डिपेंड करता है। कैसे सर, आपने इतना सा एरिया लिया है, अगर आप ज्यादा बड़ा एरिया इमेजिन करेंगे तो ज्यादा इंटेंसिटी, ज्यादा लाइट पास होगी, यानी फ्लक्स भी क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है। अब यहां पर मैंने एरिया वेक्टर लगाया है। एरिया वेक्टर क्यों लगाया है, आई होप आपको पता होगा कि फिजिक्स में, स्पेसिफिकली इलेक्ट्रोमैकेनिक्स के अंदर हम लोग जो है एरिया को एक वेक्टर क्वांटिटी ट्रीट करते हैं। अगर आपको डिफरेंट लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म समझने हैं तो यू नीड टू कंसीडर द एरिया एज अ वेक्टर क्वांटिटी। अब अगर एरिया वेक्टर क्वांटिटी है तो इसका डायरेक्शन भी कुछ ना कुछ होगा। तो डायरेक्शन हमेशा क्या होता है आपको पता है, ये बात मैं उम्मीद करता हूं आपको पता है, इसलिए मैं थोड़ा सा जल्दी बोल रहा हूं, आप वीडियो को स्लो करके भी देख सकते हैं, ठीक है। डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर जो होता है इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस, परपेंडिकुलर टू द सरफेस, हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होता है एरिया वेक्टर का डायरेक्शन। आई होप आपको ये बात समझ में आ रही होगी, ठीक है, ठीक है। डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। इसका मतलब क्या है, अगर मेरी एक सरफेस ये है बेटा, ये ऐसे एक्स वाई प्लेन में, सॉरी एक्स जेड प्लेन में अगर मैं बनाता हूं सरफेस को, जैसे मैं इसको एक्स वाई और जेड एक्सिस ऐसे बोल देता हूं, ठीक है, ऐसे बोल देता हूं, जेड एक्सिस, ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, तो ये जो सरफेस है, एरिया वेक्टर कैसा होगा बेटा, एरिया वेक्टर हमेशा इस सरफेस के परपेंडिकुलर होगा। अगर ये एक्स जेड प्लेन में मैंने एक रिंग बनाई है तो इसका एरिया वेक्टर जो होगा वो हमेशा ऐसे परपेंडिकुलरली या तो अपवर्ड होगा या परपेंडिकुलरली डाउनवर्ड होगा, ठीक है ना, हमेशा इसकी सरफेस के परपेंडिकुलर होगा। अच्छा, मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं, ये बात मैं जो अभी कह रहा हूं एरिया वेक्टर हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होगा, ये बात आप में से कई लोग जानते ही होंगे, मैं ऐसी कोई नई बात नहीं कर रहा हूं कि एरिया वेक्टर हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। कोई बता सकता है क्यों? आप कमेंट में जरा मुझे एक चीज करके बताइएगा, मुझे नहीं तो मैं अगली क्लास में इसका रीजन भी दूंगा। एरिया वेक्टर सरफेस के परपेंडिकुलर ही क्यों होता है, व्हाई? ठीक है, इस सवाल का जवाब मुझे चाहिए, ठीक है ना। जिस बच्चे को, चलो अभी मैं हिंट नहीं दूंगा, हिंट दूंगा तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है, आप लोग तब बता ले जाओगे आराम से। हिंट नहीं दूंगा, एक बार बताना व्हाई एरिया वेक्टर इज ऑलवेज परपेंडिकुलर, ठीक है। हाँ, अगर कोई 3 डायमेंशनल कोस सरफेस की मैं बात करूं, जैसे अगर मैं क्यूब की बात करूं, क्यूब की, ठीक है, क्यूब की बात करूं, तो जो एरिया वेक्टर होगा किसी भी सरफेस का, जैसे इस सरफेस की बात करूं मैं, इस सरफेस का एरिया वेक्टर क्या होगा, एक 3D सरफेस में। अच्छा सर, एरिया वेक्टर सरफेस के परपेंडिकुलर हो सकता है, तो परपेंडिकुलर ऊपर भी जा सकता है, परपेंडिकुलर नीचे भी जा सकता है। यहां पर बात करें तो परपेंडिकुलरली आउटवर्ड भी जा सकता है, परपेंडिकुलरली इनवर्ड भी जा सकता है, मतलब क्यूब के अंदर, क्यूब के बाहर। याद रखना, इन अ 3D सरफेस जो एरिया वेक्टर होता है, एरिया वेक्टर ए वेक्टर इज ऑलवेज कंसीडर्ड एज आउटवर्ड नॉर्मल, जो नॉर्मल बाहर, आउटवर्ड नॉर्मल टू द सरफेस। अब आप लोगों को मुझे फिर से बताना है कि ऐसा क्यों है, क्यों हम आउटवर्ड नॉर्मल कंसीडर करते हैं 3D सरफेस के अंदर, ये बात भी आपको हमें बतानी है। तो 2 बातें फ्लक्स के कैलकुलेशन में याद रखिएगा। एरिया वेक्टर, जो जितना ज्यादा एरिया होगा उतना ज्यादा फ्लक्स पास होगा, जितना ज्यादा, जैसे पाइप का एरिया है ना, पाइप का क्रॉस सेक्शन एरिया बहुत बड़ा कर दो, ठीक है, तो ज्यादा पानी पास होगा, यानी फ्लक्स भी ज्यादा होगा। छोटा सा करोगे तो कम पानी पास हो सकता है, ठीक है। दूसरा, अमाउंट ऑफ कोई चीज, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, जैसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात करें, कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड पास हो रही है। ध्यान रखने वाली बात क्या है, एरिया वेक्टर सरफेस के परपेंडिकुलर हमेशा होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड आपको, उस इलेक्ट्रिक फील्ड का वो कंपोनेंट आपको लेना है जो सरफेस के परपेंडिकुलर हो। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जरूरी नहीं है, जैसे मैंने कहा ना, अगर ये एरिया वेक्टर ऐसा है, मतलब सॉरी एक सरफेस ऐसी है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे हो सकती है, ई ऐसे हो सकती है, हॉरिजॉन्टल से एंगल थीटा, ठीक है, लेकिन एरिया वेक्टर हमेशा ही परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। तो एरिया वेक्टर तो अपने आप परपेंडिकुलर होगा सरफेस के हमेशा,
लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड का आपको वो कंपोनेंट लेना है जो सरफेस के परपेंडिकुलर हो, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड के दो कंपोनेंट हो जाएंगे, ई कॉस थीटा ये वाला और ई साइन थीटा ये वाला। तो इस सिचुएशन में आप देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड का कौन सा कंपोनेंट, ई कॉस थीटा, ये बनाएगा फ्लक्स। और एरिया तो सर पूरा हमेशा ही परपेंडिकुलर होता है, ठीक है ना। तो जो फ्लक्स हो जाएगा टोटल, यानी फ्लक्स एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड पे डिपेंड करता है, दूसरा एरिया पे डिपेंड करता है और तीसरा डिपेंड करता है फ्लक्स डिपेंड करता है एंगल, फ्लक्स डिपेंड्स ऑन एंगल बिटवीन वेक्टर ई एंड वेक्टर ए। देख रहे हो तुम, ई और ए के बीच का एंगल, अगर मान लो ई और ए के बीच में 90 डिग्री एंगल, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, एरिया वेक्टर हमेशा परपेंडिकुलर, तो फ्लक्स कितना हो जाएगा, 0, ठीक है ना। और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड पूरा एरिया वेक्टर के ही अलोंग है, लाइक दिस, ये वाला केस है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है पास होते हुए उसको आर पार, और एरिया वेक्टर तो वैसे ही इसके पास है, तो फ्लक्स मैक्सिमम होगा और मैक्सिमम फ्लक्स वैल्यू ई डॉट ए होगी, ठीक है। तो दिस इज हाउ वी हैव डिफाइंड द इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हमने कैसे डिफाइन किया बेटा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज डिफाइंड एज, आई होप ये आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसे डिफाइंड है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिफाइंड इस तरह से है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला बेटा ये है कि आपको अगर किसी एक गिवन स्मॉल एरिया लेट अस से हम डीए वेक्टर लेते हैं, ठीक है, से आपको अगर फ्लक्स निकालना है, फ्लक्स को कैलकुलेट करना है, तो छोटा सा फ्लक्स होगा, छोटा सा एरिया है तो छोटा सा फ्लक्स होगा डी फाई। तो जो डी फाई की वैल्यू होगी दिस विल बी ई डॉट डी ए। और टोटल फ्लक्स निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, ठीक है ना। और देखो इंटीग्रेशन के साइड में मैंने ऐसे गोल गोल बनाया है, ये गोल गोल क्या है, दिस इंटीग्रेट द सरफेस इंटीग्रल, मतलब आपको पूरी की पूरी सरफेस को इंटीग्रेट करना पड़ेगा। जिस एरिया से आप निकाल रहे हो ना फ्लक्स की वैल्यू, उस एरिया की सरफेस है ना, सरफेस का तो एरिया होता है, उस सरफेस का एरिया इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। यहां तक तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की कहानी थी, ठीक है ना। आई होप ये आपको बात समझ में आई होगी, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं, अगर ये फॉर्मूला आपको समझ में आया तो अब हम बात करते हैं गॉस थ्योरम की, जो हमारा आज का टॉपिक था। ये आपको मोटे मोटे बात समझानी थी, इसलिए मैंने आपको समझा दिया। गॉस थ्योरम पे आने से पहले सुनो मेरी बात, क्या कहना चाह रहा हूं, आओ ये नोट कर लिया, दिस इज द फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है, सरफेस इंटीग्रल ऑफ ई डॉट टी, ठीक है। अब बात करते हैं गॉस थ्योरम की। देखो गॉस थ्योरम कैसे क्या आएगा, देखो समझो। गॉस थ्योरम का एक स्टेटमेंट है। गॉस थ्योरम पहली बात तो किस लिए यूज होता है, गॉस थ्योरम का यूज भी किया जाता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स को कैलकुलेट करने में। लेकिन पता है गॉस थ्योरम जनरली डिफाइंड कैसे है, गॉस थ्योरम किसी एक छोटे से एरिया से पास होने वाला फ्लक्स नहीं, गॉस थ्योरम डिफाइंड है किसी भी चार्ज से निकलने वाला टोटल फ्लक्स कितना है, इसको कैलकुलेशन के लिए गॉस थ्योरम का यूज किया जाता है। तो गॉस थ्योरम इज स्पेसिफिकली यूज्ड टू कैलकुलेट, it is used to calculate total electric flux का कैलकुलेशन के लिए इसका यूज किया जाता है थ्रू अ चार्ज, ठीक है ना, थ्रू अ पॉइंट। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं तुमसे कहूं कि बेटा एक प्लस क्यू चार्ज है, ठीक है, अब इससे फिर अब देखो टोटल फ्लक्स, अभी ये बात आपको धीरे धीरे समझ आएगी, मैं पहले स्टेटमेंट नहीं दूंगा, पहले मैं आपको समझाऊंगा, फॉर्मूले से ही समझाऊंगा, उसके बाद आपको देखना पड़ेगा कैसा है, ठीक है। गॉस थ्योरम क्या कहता है, देखो भाई बात सुनो, मान लो ये चार्ज क्यू है, ठीक है, ये चार्ज क्यू है, प्लस क्यू चार्ज है, तो इसने इलेक्ट्रिक फील्ड बना रखी होगी 3 डायमेंशनल स्पेस में, इनफाइनाइट दूरी तक इलेक्ट्रिक फील्ड फैली होगी, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड चारों तरफ निकल रही 3 डायमेंशनल स्पेस में, मैं आपसे पूछूं व्हाट इज द टोटल फ्लक्स कमिंग थ्रू द चार्ज, टोटल फ्लक्स का मतलब क्या है सर, चार्ज से ऐसे सोचो, इमेजिन करो, चार्ज से फ्लक्स निकल रहा है ना, यानी लाइट एनर्जी निकल रही है, ठीक है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी निकल रही है, तो टोटल कितना फ्लक्स निकल रहा है। जैसे मैं एक कैंडल जलाऊं ना, एक कैंडल, तो कैंडल से पूरे कमरे में रोशनी हो जाएगी, ठीक है, तो लाइट एनर्जी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी पूरे कमरे में फैली हुई, ठीक है। अब उस कमरे में एक गिवन इमेजिनरी एरिया ले लो, ठीक है, कमरे का दरवाजा या सिर्फ अपना इतना सा हाथ, तो इतने हाथ से कितना पास हो रही है फ्लक्स, वो है तुम्हारा फ्लक्स थ्रू द एरिया। लेकिन अब मैं तुमसे पूछूं कि वो जो कैंडल जलाई थी उससे टोटल फ्लक्स कितना निकला, टोटल मतलब सारी की सारी एनर्जी जोड़ दो, तो अगर टोटल फ्लक्स को कैलकुलेट करना है तो आओ देखो कैसे करते हैं, कैसे करेंगे, कैसे करने का तरीका देखो। टोटल फ्लक्स को कैलकुलेट करना है तो गॉस जी ने एक सजेशन दिया, मैं बताता हूं क्या। आप क्या करो, आप ना एक मिनट, मुझे इसको रब करना पड़ेगा, मैं इससे रब करता हूं, समझे। आप एक काम करिए कि आप इस चार्ज क्यू को, पूरा फ्लक्स निकालना है ना, तो पूरा ही कवर कर दो एक इमेजिनरी एरिया से। मैंने एक इमेजिनरी एरिया ले लिया, ठीक है। अब ये कैसा एरिया बताओ जरा, क्या ये एक सर्कल है या स्फेरिकल है,
बेटा ये एक स्फेयर है, ठीक है। क्यों? क्योंकि सर चार्ज पार्टिकल से जो फील्ड निकलेगी वो तो 3 डायमेंशनल स्पेस में निकलेगी ना, तो चार्ज पार्टिकल को पूरा कवर कर दो। जैसे लाइट मोमबत्ती जलाई ना, तो मोमबत्ती को ना एक गुब्बारे के अंदर से कवर कर दो, गुब्बारा फूट जाएगा मुझे मालूम है, लेकिन समझ जाओ इस बात को, ठीक है। आपने कैंडल जलाई और कैंडल से जो निकलने वाली रोशनी है उसको आप एक गुब्बारे, मतलब कैंडल को बीच में रखो, चारों तरफ एक गुब्बारा रख दो। अब गुब्बारे की हर सतह से, गुब्बारे की हर सरफेस से लाइट आ रही होगी बाहर, है ना। और तुम्हें पता है छोटे से डीए एरिया से कितना फ्लक्स आता है, ई डॉट डीए, ठीक है। तो मैं ई डॉट डीए को अगर पूरा गुब्बारे की सरफेस को इंटीग्रेट कर दो तो टोटल फ्लक्स मिल जाएगा, है ना। फ्लक्स हुआ स्मॉल एलिमेंटल एरिया डीए, अभी निकाला था आपने, क्या होता है ई डॉट डीए। और अगर आपको पूरा फ्लक्स निकालना है तो पूरी सरफेस को इंटीग्रेट कर दो, यही काम हम यहाँ करेंगे। यहाँ पे मैंने चार्ज पार्टिकल, यहाँ पे लाइट का ल्यूमिनस फ्लक्स नहीं निकाल रहे हैं, यहाँ पे हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाल रहे हैं। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए हमने चार्ज पार्टिकल को प्लस क्यू को एक स्फेरिकल सरफेस से कवर कर दिया। अब जो भी इससे लाइट निकलेगी, जो भी इससे इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी निकलेगी वो इलेक्ट्रिक फील्ड इसी सरफेस से पास होके जाएगी, बिल्कुल जाएगी। अब मान लो आपने यहां से r दूरी का स्फेयर लिया था, ठीक है, और आपने एक छोटा सा एलिमेंटल एरिया डीए ले लिया, छोटा सा एलिमेंटल एरिया डीए ले लिया। अभी सारी बातें करेंगे, सारी कंडीशंस की बात करेंगे, टेंशन मत लेना, ठीक है। अब छोटा सा एलिमेंटल एरिया अगर आपने यहाँ पे डीए लिया है तो डीए से जो इलेक्ट्रिक फील्ड पास होगी उसी डायरेक्शन में होगी, ठीक है ना, परपेंडिकुलर टू द सरफेस, ओके। और ये एरिया वेक्टर भी किधर होगा, डीए इधर ही होगा, डीए वेक्टर इधर ही होगा, ओके। आउटवर्ड नॉर्मल ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड जाती है, ठीक है। तो इस एरिया से पास होने वाला टोटल फ्लक्स कितना होगा, सर इस एरिया से पास होने वाला टोटल फ्लक्स होगा d5, जिसकी वैल्यू होगी ई डॉट डीए, समझ में आ रहा है। ई भी उधर है, डीए पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी उधर है, डीए भी उधर है, तो ई डीए के बीच का एंगल 0 डिग्री है, तो ई डीए cos थीटा cos 0 1, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा सिंपली ई डीए। और हमें टोटल पूरे स्फेयर का निकालना है तो इसको हम इंटीग्रेट कर दे, ठीक है ना, पूरा इंटीग्रेट कर दे। अब देखो ये जो आपने 3D स्फेयर लिया है ना, आइडियल केस में आप इसको कैसा, मतलब अगर हम प्रैक्टिकली बात करें तो आप कैसा भी ले लो, बट आइडियल केस में क्या किया जाता है कि आप ये जो जिस स्फेरिकल सरफेस से आपने इस चार्ज पार्टिकल को कवर किया है वो स्फेरिकल सरफेस सिमेट्रिक होनी चाहिए। किताबों में लिखा जाता है व्हाट आर द कंडीशंस फॉर गॉस थ्योरम, तो उसमें लिखा जाता है कि द सरफेस जिससे आपने चार्ज पार्टिकल को कवर किया है, ठीक है, इसको थोड़ी देर बाद हम गॉसियन सरफेस बोलने लगेंगे। जो 3D सरफेस है ना आपने इमेजिन की है, इसको हम गॉसियन सरफेस बोलने लगेंगे। ये सिमेट्रिक होनी चाहिए, मतलब चार्ज पार्टिकल के सेंटर पे आना चाहिए, चारों तरफ सिमेट्री होनी चाहिए। क्यों ऐसा, क्यों ऐसा? इसलिए क्योंकि सर इस सिचुएशन में आप कहीं पर भी अगर आप एलिमेंटल एरिया डीए काटेंगे ना, यहां काटे, यहां काटे या यहां काटे, हर जगह क्या होगा ना, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सेम होगी। देखो जैसे पॉइंट चार्ज है, तुमको पता है पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होती है, के क्यू बाई आर स्क्वायर, पता है ना। पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ के क्यू बाई आर स्क्वायर होती है, आर पे डिपेंड करती है। अब तुम सोचो, मान लो तुमने कहा कि सर ये क्यू चार्ज है, टोटल एनर्जी निकालनी है, मैं इसको रैंडम टेढ़े मेढ़े ऐसे कोई 3D सरफेस ले लूं। अब तुम 3D सरफेस ले लो, कोई बात नहीं। अब तुम यहाँ पे एक छोटा सा एलिमेंट डीए लोगे तो डीए से ये आर अलग होगा, और यहाँ एलिमेंट लोगे तो ये आर अलग होगा, R1 R2 हो जाएगा। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? तो यहाँ का जब फ्लक्स लिखोगे तो तुमको इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि R1 R2 अलग है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी अलग होगी, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा E1 इंटू डीए, यहाँ लिखना पड़ेगा E2 इंटू डीए, और इंटीग्रेशन में E1 E2 दोनों की वैल्यू लिखनी पड़ेगी जो कि अलग अलग होगी, तो इंटीग्रेशन थोड़ा टफ हो जाएगा। इस चीज को आसान बनाने के लिए, थोड़ा सिंप्लीफाई करने के लिए हमने क्या कहा कि जो आप ये सरफेस इमेजिन कर रहे हो इट शुड बी सिमेट्रिक। सिमेट्रिक होने से फायदा ये होगा कि देखो भाई हर जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ E की वैल्यू सेम होगी, जिसकी वजह से क्या होगा, हम E कांस्टेंट होगा तो हम इसको इंटीग्रेशन से बाहर निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो हमारा टोटल फ्लक्स आ जाएगा, टोटल फ्लक्स बराबर E बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ डीए। ये डीए किसका एरिया है, ये किसका इंटीग्रेशन, जो आप छोटा छोटा एलिमेंटल एरिया जो आपने इमेजिनरी सरफेस लिया है इसका एरिया, ठीक है। इसको आप टोटल सरफेस इंटीग्रेशन कर दो, तो ये एक स्फेयर है, स्फेयर का सरफेस एरिया कितना होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। तो टोटल फ्लक्स बेटा यहां पर जो हो जाएगा हमारा, टोटल फ्लक्स जो हो जाएगा हमारा, दैट विल बी E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। कंप्लीट सरफेस इंटीग्रेशन कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो E फ्लक्स, E की वैल्यू देखो सर, एक पॉइंट चार्ज का फ्लक्स कैलकुलेट कर रहे थे तो पॉइंट चार्ज के लिए आप E की वैल्यू रख सकते हो K Q बाई आर स्क्वायर। दिस इज द फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ एट अ डिस्टेंस r, है ना। और इसीलिए हमने इसको सिमेट्री लिया था क्योंकि हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ सेम ही रहेगी, आप एलिमेंट कहीं भी काटे, r दूरी सेम है तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ भी सेम होगी। K Q बाई आर स्क्वायर इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, यहां से देखिए आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, और K की वैल्यू अगर मैं रख दूं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q इंटू 4 पाई, तो 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, तो टोटल फ्लक्स आया Q बाई एप्सिलॉन नॉट। नाउ वेरी 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 इंपॉर्टेंट थिंग, बहुत इंपॉर्टेंट चीज निकल के आई, जरा ध्यान से देखिएगा बेटा। जो टोटल फ्लक्स किसी भी चार्ज पार्टिकल से निकल रहा है, टोटल एनर्जी जितनी चार्ज पार्टिकल से निकल रही है, वो सिर्फ इस बात पे डिपेंड कर रही है कि चार्ज यानी सोर्स कितना है।
चार्ज अंदर कितना है इस पे डिपेंड नहीं कर रही कि आपने जो 3D सरफेस इमेजिन की थी, ये आप स्फेयर करते, क्यूब करते, कैसी भी सरफेस करते, इस पे डिपेंड नहीं कर रही, सिर्फ क्यूब पे डिपेंड कर रही है और मीडियम यानी परमिटिविटी पे डिपेंड कर रही है। ठीक है ना, समझ आ रहा है आपको ये बात? ओके, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन था और यही चीज जो है गॉस थ्योरम ने बताई। गॉस थ्योरम ने बताया कि अगर किसी सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी नहीं, चार्ज से निकलने वाला टोटल फ्लक्स आपको कैलकुलेट करना है। जैसे एक लाइट है, मोमबत्ती है, मोमबत्ती से टोटल लाइट कितनी निकल रही है वो डिपेंड करेगी सिर्फ मोमबत्ती की रोशनी पर, यानी सोर्स पे डिपेंड करेगी। इससे डिपेंड नहीं करेगी कि आपने उसको कवर करने के लिए एक गुब्बारा लिया है या कोई क्यूबिकल चीज ली, उसकी सरफेस पे डिपेंड नहीं करेगी। आई होप आपको ये बातें समझ में आ रही हैं। समझ आ रही होंगी तो एक बार आप प्लीज इसको लाइक कर देना। और अब हम यहां से डेफिनेशन लिखते हैं। डेफिनेशन क्या है? द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, the total electric flux passing through passing में नहीं बोलना चाहिए मुझे को, total electric flux coming out of a three-dimensional closed surface, ये जो 3D closed surface है ना, जिसको मैंने स्फेयर लिया था, मैंने कहा ना इसके ऊपर डिपेंड नहीं करेगा स्फेयर कितना छोटा लिया कितना बड़ा लिया। अच्छा एक बात बताओ, अगर ये चार्ज क्यू होता, ठीक है, मैं इतना सा स्फेयर लूं या इतना स्फेयर लूं, जितनी भी फील्ड निकल रही है वो निकलेगी तो इस स्फेयर से, जितनी इस स्फेयर से निकलेगी वही इस बड़े वाले स्फेयर से जाएगी। तो डिपेंड नहीं, इस बात पे डिपेंड ही नहीं करता कि आपने जो इमेजिनरी सरफेस लिया है टोटल फ्लक्स को निकालने के लिए, जिससे आपने इसको पूरा कवर किया है, इसका साइज कितना बड़ा है, इसका शेप क्या है, इस पे डिपेंड नहीं करता। ठीक है ना, तो द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कमिंग आउट ऑफ अ 3-dimensional closed surface is equal to 1 upon epsilon naught times, देख रहे हो q by epsilon naught आया ना, इसको लिखा जाता है 1 by epsilon naught times of the total charge, या इसको मैं नेट चार्ज भी बोल सकता हूं, नेट चार्ज enclosed within the surface, टोटल कितना चार्ज सरफेस के अंदर इनक्लोज्ड है ना। मतलब जैसे मैं तुमसे कहूं एग्जांपल के तौर पे, जरा देखो ध्यान से, एग्जांपल ध्यान पे देखो, जैसे मैं तुमसे कहूं बेटा सुनो, अगर मान लो मैं तुमसे कहूं कि यहां पर एक चार्ज Q1 रखा है प्लस का, एक चार्ज प्लस का Q2 रखा है, एक माइनस का Q3 रखा है, और यहां से टोटल फ्लक्स कितना निकल रहा होगा, तो टोटल फ्लक्स के लिए सबसे पहले तो इनको इनक्लोज कर दीजिए आप। ठीक है, अब इसमें से जो टोटल फ्लक्स बाहर आएगा ना, दैट विल बी व्हाट, टोटल फ्लक्स जो बाहर आएगा इस 3D सरफेस से, चाहे आप किसी भी शेप की ले लो, क्योंकि शेप पे डिपेंड नहीं कर रहा सिर्फ, तो वो कितना हो जाएगा, नेट चार्ज इनक्लोज्ड। तो नेट कितना इनक्लोज्ड है सर? सर नेट इनक्लोज्ड है बताऊं, Q1 प्लस Q2 माइनस Q3 इज डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट, दिस इज द टोटल फ्लक्स। ठीक है ना, जितना अंदर नेट चार्ज, अगर +2 है, +4 है, -1 है, तो आप नेट चार्ज देखना पड़ेगा, वो भी सरफेस के अंदर, जिस इमेजिनरी सरफेस, कैसी भी सरफेस ले लो, डजंट मैटर, बट फॉर द सेक ऑफ सिंप्लीफिकेशन मैंने बताया कि आपको ये सरफेस जो कंसीडर करनी है, इट शुड बी सिमेट्रिक। Why? Because जब आप इंटीग्रेट करोगे E डॉट डी ए, तो आपका E की वैल्यू कांस्टेंट आएगी, तो आप E को बाहर निकाल लोगे, तो आपको सिर्फ सरफेस इंटीग्रल dA करना पड़ेगा। दिस इज द गॉस थ्योरम। सो गॉस थ्योरम इज बेसिकली यूज्ड टू कैलकुलेट द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, राइट। और जो फॉर्मूला हमने पढ़ा था, यानी अब हम ये भी कह सकते हैं सर टोटल फ्लक्स का फॉर्मूला जो हमने पढ़ा था बाई फॉर्मूला, ये इंपॉर्टेंट है याद रखना, टोटल फ्लक्स का बाई फॉर्मूला क्या था सर, क्लोज इंटीग्रल E डॉट डी ए, ये हमारा फॉर्मूला था। गॉस थ्योरम एक तरह का शॉर्टकट आ गया टोटल फ्लक्स के लिए, वो क्या है सर, Q बाई एप्सिलॉन नॉट। अगर मैं इसको इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 मान लूं, तो हमारे लिए एक बड़ी सी बढ़िया सी इक्वेशन बनेगी, और वो कैसी बनेगी, जरा मैं इसको लिखूं, और यहीं से आपके गॉस थ्योरम के एप्लीकेशन और क्वेश्चंस भी आएंगे। ठीक है, कि हम ये कह सकते हैं इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को अगर मैं इक्वेट कर दूं, तो मैं कह सकता हूं क्लोज सरफेस इंटीग्रल ऑफ E डॉट डी ए बराबर चार्ज इनक्लोज्ड विद इन द गॉसियन सरफेस डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। Gaussian surface, again remember it's a 3D surface which ideally should be symmetric, but doesn't matter what is the shape of the Gaussian surface, what is the size of the Gaussian surface, it should ideally be symmetric surface। ठीक है ना, this is a very very important formula। इसके हेल्प से हम गॉस थ्योरम की एप्लीकेशंस करेंगे, हम निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लाइन चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट सिलेंडर, और उसके बाद हम उसके ऊपर कुछ क्वेश्चन देखेंगे, स्फेयर्स की भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, 3 एप्लीकेशंस है उसकी। ठीक है ना, फिर हम उससे कुछ न्यूमेरिकल करेंगे, साथ साथ गॉस थ्योरम के ऊपर कुछ फंडामेंटल क्वेश्चन जो बेसिक आते हैं वो भी हैं, उनको भी ट्राई करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थोड़ा सा ये वीडियो मैंने स्पीड थोड़ा ज्यादा रखा है ताकि इसकी लेंथ बहुत ज्यादा ना हो। एक बार अगर आपको समझ में आया हो तो आप बताना। और एक क्वेश्चन मैं रिपीट कर दूं, एरिया वेक्टर
सरफेस के परपेंडिकुलर ही क्यों होता है? इसका जवाब आपको हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके देना है। देखते हैं कितने लोगों को ये बात समझ में आई है। अगर ये वीडियो समझ में आई, थोड़ा सा चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और अब हम अच्छे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस लेकर के आने वाले हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।